बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 28th लेक्चर। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इनकम्पैटिबिलिटीज़। क्या आप जानते हैं इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है? इनकम्पैटिबिलिटी कंपैटिबल का मतलब ये है कि वो उससे उस मुताबिकत रखता है। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है? गैर मुताबिकत। जब फार्मास्यूटिकल लेवल पे प्रिपरेशंस हो रही होती हैं तो सम टाइम जो है आपको फेस करना पड़ता है कि किसी एक्टिव इंग्रेडिएंट की दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट से, या किसी एक सॉल्वेंट की दूसरे सॉल्वेंट से, या एक सॉल्वेंट की सॉलिड मटेरियल से जो मेडिसिन है उससे क्या होगा, ये मुताबिकत नहीं है, तो वो क्या होगा, इनकम्पैटिबल हो गए। जब वो इनकम्पैटिबल हो गए तो फिर आप जो अपने डिज़ायर्ड डोज है उसे सही तरीके से तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। नंबर 1, आपने एक सॉल्वेंट में एक केमिकल है, सॉलिड फॉर्म में है, पाउडर है, उसे आपने डिज़ोल्व करना है। अगर आपने जो डिज़ोल्व करना है तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी का होना ज़रूरी है। अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो सबसे पहले तो उनकी क्या नहीं होगी, सोलबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी। फिज़िकल जो है ना अपीयरेंस आपको क्या लगेगी, बहुत बैड अपीयरेंस होगी, उसकी फिज़िकल अपीयरेंस भी वो प्रॉपर नहीं होगी। इसके बाद जो है जब उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो फिर क्या चांसेस हैं कि उसमें जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो अनडिज़ोल्व या विल बी रिमेन इनसोल्यूबल। तो दूसरी ये हो गई। इसके अलावा सम टाइम जो है आपके पास थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी भी होती है। थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कब आती है कि जब कोई ड्रग है वो आपने या तो बहुत कम मिकदार में ली है या बहुत ज़्यादा मिकदार में ले ली है। तो सबसे पहले इनकम्पैटिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? द चेंज विच अकर इन द क्वालिटी ऑफ अ प्रिपरेशन। द चेंज, वो चेंज जो कि किसी भी ड्रग की प्रिपरेशन के लिए उसकी क्वालिटी में आप महसूस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इनकम्पैटिबिलिटी। एज अ रिज़ल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग और मिक्सिंग द सब्सटेंसेस। एज अ रिज़ल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है कि प्रिस्क्राइबिंग के रिज़ल्ट में अगर वो कंपैटिबिलिटी नहीं होती, प्रिस्क्राइबिंग इसको वो डिनोट कर रहा है कि आपने जो रिक्वायर्ड डोज लेनी थी वो रिक्वायर्ड डोज नहीं ली गई है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग कि आपने लेनी थी 3 टैबलेट्स और आप ले रहे हैं 1 टैबलेट, तो उससे क्या हो गई, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्रिएट होगी। और मिक्सिंग द सब्सटेंसेस विच एंटागोनाइज ईच अदर। और मिक्सिंग द सब्सटेंसेस जो मैंने एग्जांपल दी कि आपके पास एक सॉल्वेंट है, आप वाटर को जो है उसमें हल कर रहे हैं ऑयल में, तो हो सकता है आपके पास क्या है, वो मिक्स नहीं हो सकते। आपको किसकी ज़रूरत होगी? एक स्टेबलाइज़र की ज़रूरत होगी, एक इमल्सिफाइंग एजेंट की ज़रूरत होगी कि आप एक सॉल्वेंट को दूसरे सॉल्वेंट मिक्स करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम उसमें होंगे कि अगर वो मिक्स नहीं होते तो हम इमल्सिफाइंग एजेंट भी यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उनकी मिक्सिंग से पहले उसकी कंपैटिबिलिटी जानना ज़रूरी है कि आया ये उसमें मिक्स किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो इनकम्पैटिबिलिटी इज़ द चेंज विच अकर इन द क्वालिटी ऑफ अ प्रिपरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग और मिक्सिंग द सब्सटेंसेस विच एंटागोनाइज ईच अदर। एंटागोनाइज का मतलब क्या है? वो एक दूसरे की जो अफेक्ट्स हैं उसको क्या करेंगी, अपोज जा रही हैं। अगर कंपैटिबल होंगी तो एक जो सोल्यूशन है वो एक पाउडर मिक्स किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आराम से मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर वो एंटागोनाइज करते हैं, एंटागोनाइज का मतलब क्या है, ऑपोजिट ईच अदर, वो एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे। एंटागोनाइज का मतलब क्या है, ऑपोजिट ईच अदर। एंड एन अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, और इसके नतीजे में क्या होगा, अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड विच में अफेक्ट द, वो फिर क्या करेगा, अफेक्ट करेगा सेफ्टी, पर्पस और द अपीयरेंस ऑफ द प्रिपरेशन। दिस इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द इनकम्पैटिबिलिटी। Incompatibility is the change which occur in the quality of a preparation as a result of prescribing that denote the therapeutic incompatibility, or mixing the substances that denote the pharmaceutical incompatibility that can be physical। फिजिकल का मतलब क्या है कि वो आपस में सोल्यूबल नहीं है, प्रेसिपिटेशन हो गई है, उसमें वो नहीं, मिक्सिंग नहीं हो रही है, वो जो है ना डिज़ोल्व प्रॉपर नहीं हो रही है, या फिर डिहाइड्रेशन हो गई है उस प्रोडक्ट की,
पानी रिमूव हो गया है उस प्रोडक्ट की, वो बिल्कुल पाउडर बन गया है, एवापोरेशन हो गई है। केमिकल जो है इनकम्पैटिबिलिटी, उसमें हो सकता है कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो गया हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड हो गया हो, उसमें हो सकता है कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐड हो गया हो। तो उसकी वजह से क्या होगा, मिक्सिंग सब्सटेंस विच एंटागोनाइज ईच अदर, वो क्या करेंगे, ऑपोजिट जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट करेंगे ईच अदर को, और एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो कि अफेक्ट कर सकता है सेफ्टी पर्पस। सेफ्टी कैसे, कि वो सेफ़ नहीं होगा, इनकम्पैटिबल है, तो वो आपके लिए वो जो है ना इस्तेमाल करने में भी सेफ़ नहीं होगा। दूसरा अपीयरेंस, कि वो दिखने में है, और पर्पस ही आपका फेल हो गया है, जिस मकसद के लिए बना रहे थे वही फेल हो गया। तो उसके नतीजे में वो एक जो प्रिपरेशन तैयार होती है उसे हम क्या कहते हैं, इनकम्पैटिबल। अब आ जाए, इनकम्पैटिबल मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर क्लासेस। नंबर 1 फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड नंबर 2 इज़ द थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आपके पास, इट इज़ अ टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी विच रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी कब आप देखेंगे, जब आप क्या कर रहे हैं, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, कि आपको एक पाउडर दिया गया, आपको एक लोशन तैयार करना है, एक लोशन तैयार करना है फॉर द स्किन एलर्जी या एक्जिमा या स्किन इरिटेशन। कोई आपने सर या फिर जिंक ऑक्साइड पेस्ट तैयार करना है, सपोज करें जिंक ऑक्साइड पेस्ट स्किन रैश के लिए इस्तेमाल होता है। अगर वो तैयार करना है तो आपने क्या करना है, उसको कंपाउंड करना है। और प्रिपरेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, या फिर डोजेज फॉर्म जो तैयार हो रही थी, आपने एक टैबलेट तैयार करनी है डोजेज फॉर्म की तैयारी में, वो क्या कहलाती है, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। या कंपाउंडिंग के दौरान होगा, दो तरीक़ों से आपकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन तैयार हो रही हैं। नंबर 1 डोजेज फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग, आया आपने इंजेक्शन बनाना है, सिरप बनाना है, टैबलेट बनानी है, कैप्सूल बनाना है। नंबर 2 या फिर आप ओवर द काउंटर जो है ना कंपाउंडिंग कर दे, या फिर कंपाउंडिंग के नतीजे में। Primarily they affect the appearance of the product. Occasionally they lead to the therapeutic incompatibility if not corrected. ये फिर क्या, इसके नतीजे में क्या होती है, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड द केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द 2 और द मोर कंपोनेंट ऑफ अ प्रिपरेशन। ये किसके नतीजे में होती है, 2 और मोर कंपोनेंट्स के आपस में फिजिकल इनकम्पैटिबल होने की वजह से क्या होती है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी पैदा होती है। उसमें सबसे पहले है इंसोल्युबिलिटी। इंसोल्युबिलिटी जैसे कि नाम से जाहिर है कि व्हेन द 2 और द मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड दे मे नॉट गिव अ होमोजेनस प्रोडक्ट ड्यू टू द इनकम्पैटिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द होमोजेनस प्रोडक्ट? होमोजेनस प्रोडक्ट क्या होगा, होमो एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब ये होगा कि वो इतने कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे कि वो हमें लगेगा कि 2 सेम प्रोडक्ट जो है ना आपस में मिक्स किए गए हैं। एक होता है हेट्रोजीनस प्रोडक्ट कि 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है ना वो मिक्स किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनसोल्युबिलिटी है वो इतने सोल्युबल होंगे कि दे विल फॉर्म द होमोजीनस मिक्सचर, कि उनकी अपीयरेंस जो है ना आपको ये लगेगी कि ये एक ही प्रोडक्ट है, आपको उसकी मतलब अगली अपीयरेंस नज़र नहीं आएगी। इमिसिबिलिटी, मिसिबल का मतलब क्या था, ऑयल को आप वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो ये क्या कहलाती है, इमिसिबल होगा ना, ये क्या होगा, इमिसिबल। सेपरेशन ऑफ द इमिसिबल लिक्विड सॉल्टिंग आउट, आपने वाटर को ऑयल में मिक्स किया और बाद में जो है ना उन्होंने क्या कर लिया, 2 फेज बना लिए। मिक्स तो किया आपने, लेकिन वो क्योंकि इनकम्पैटिबल थे और उसके नतीजे में वाटर अलग हो गया मिक्स करने के बाद भी, और आपका ऑयल अलग हो गया। ये क्या कहलाता है, सेपरेशन ऑफ द इमिसिबल लिक्विड्स। ऑयल डिजॉल्व इन द एल्कोहल सेपरेट्स ऑन एडिशन ऑफ द वाटर। ऑयल जो है वो एल्कोहल में तो डिजॉल्व होता है, लेकिन वो किस में डिजॉल्व नहीं होता, वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता। अगर उसमें डिजॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है। प्रेसिपिटेशन, a substance is precipitated
substance is precipitated from its solution upon the addition of another solvent which substance insoluble। अगर एक solution जो है वो दूसरे solution में mix किया जाता है और वो आपस में कंपैटिबल नहीं है तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन जब पहले सॉल्यूशन में मिक्स किया जाएगा तो वो क्या होगा, अनडिजॉल्व पार्टिकल्स की तरह उसमें आपको वो नज़र आएगा कि वो अनडिजॉल्व पार्टिकल है। वो उसका मतलब ये कि ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो गई है इनसॉल्युबिलिटी की वजह से। लिक्विफेक्शन मिक्सचर ऑफ द सॉलिड सम टाइम लिक्विफाइड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और रिलीज ऑफ वाटर। लिक्विफेक्शन का मतलब ये है कि हो सकता है वो मटेरियल जो है ना वाटर की एब्जॉर्प्शन कर ले, एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो है फिर सेपरेशन हो जाए, उसकी वाटर अलग हो गया है और ना सॉलिड अलग हो गया है, या फिर जो हो सकता है वो वाटर एब्जॉर्ब करके सेपरेट हो जाए, या फिर जो आपस में मिक्स कर दिया गया है पहले से मिक्स है उसके अंदर वाटर और वो पाउडर जो है ना वो अलग हो जाए और लिक्विड जो है ना एवापोरेट हो जाए या डिहाइड्रेट हो जाए, उससे निकल जाए, तो वो क्या है, लिक्विफेक्शन कहलाता है। Gelatinization solution may form a gel when combined with other certain substances। जेल लाइक अगर फॉर्म नज़र आती है, एक सब्सटेंस को मिक्स करने में दूसरे सब्सटेंस का मिक्स किया तो वो क्या कहलाता है, जिलेटिनाइजेशन। जेल फॉर्मेशन अगर होती है तो वो क्या कहलाता है, जिलेटिनाइजेशन। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी यूजुअली कॉजेज नो यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म। जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जैसा कि आपने देखा, अगर वो इनसोल्यूबल होगी वो डिहाइड्रेशन कॉज करेगी, या फिर वो लिक्विफेक्शन हो जाएगी, जिलेटिनाइजेशन हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन होगी, तो वो क्या करेगी, प्रॉपर डोजेज फॉर्म तैयार नहीं हो पाएगी। एंड इसके वजह से क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी कि हम क्या कर सके, डोज को मेजर कर सके। डोज मेजरिंग नहीं हो सकती। वाटर फेज़ अलग है, लिक्विड फेज़ अलग है। आपने लेनी है एक दवा, वो जो है ना लिपिड इन नेचर है, ऑयली इन नेचर है, आपने उसको वाटर मिक्स किया, वो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो सकता है आपकी। उसको जब डोजेज फॉर्म आप ले रहे हैं उसको इस्तेमाल करें तो एक उसमें आपके पास सारा ऑयल ही ऐड हो जाए, ये सारा वाटर ही मिक्स हो जाए, ये इसके वजह नतीजे में आप एक्यूरेट डोज मेजर नहीं कर पाते फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होने की वजह से। एंड अनपैलेटेबल मिक्सचर्स ऑल्सो, मतलब आपको लेने में भी जो है ना वो आसानी नहीं होगी। अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं खाने के तौर पे तो वो भी अनपैलेटेबल मिक्सचर के आपके उस जायके के मुताबिक जो है आपको बिटर वो लगेगा, टेस्ट लगेंगे वो। करेक्शन क्या है, अगर हो भी जाती है फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी तो उसके लिए सम करेक्टिव मेजर्स हैं। करेक्टिव मेजर्स का मतलब है कि आपने अगर वो मेजर्स ली हैं, अगर आप उसे अडॉप्ट करें, वो देख लें पहले या उसके उसी वक्त जो है ना उसमें वो ऐड कर दी जाए, तो हम इस फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो करेक्शन है वो है चेंज द व्हीकल। अगर हमें मालूम है कि वाटर में वो जो है दूसरा जो वाटर ड्रग का सोल्यूशन है वो मिक्स नहीं हो सकता, तो हमें ऐसा प्रॉपर व्हीकल इस्तेमाल करना चाहिए दैट इज़ कंपैटिबल विद दैट ड्रग सब्सटेंस या ड्रग सोल्यूशन, या उस तरह से। मॉडिफाई द मिक्सिंग ऑर्डर, हम जो मिक्सिंग है उसकी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम स्लोली जो है ना एक पाउडर को मिक्स करने जा रहे हैं एक सोल्यूशन में, तो उसका तरीका ये है कि आपने पाउडर को कम्प्लीटली क्या कर लिया, साइज रिडक्शन हो, प्रॉपर पाउडर जो है वो कम्प्लीटली क्या हो, उसको सही से आपने पार्टिकल साइज उसका रिड्यूस कर लिया हो। पार्टिकल साइज रिड्यूस करने का मतलब क्या है, मोटर एंड पेसल यूज़ होती है। जैसे सपोज करें पाउडर है, आपने उसको कम्प्लीटली जो है ना क्रश कर लिया। कोई ड्रग है इन दी पाउडर फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म है, आपने उसको क्या कर लिया, पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और फिर उसको सॉल्वेंट में मिक्स करने के लिए उसको अच्छे से मिक्सिंग टेक्निक्स जो हैं कि आपने बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है उसकी, कंटिन्यूअस आपने उसको स्टेयर करना है तो उससे वो मिक्स हो जाएगा। तो मॉडिफाई द मिक्सिंग ऑर्डर, मॉडिफाई द मिक्सिंग ऑर्डर कि आपने सपोज करें आप जो है वो इसको चीनी को आप ऑयल में मिक्स कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको क्रश भी करेंगे, उसे आप जो है ना मूवमेंट भी देंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी करेंगे। तो मॉडिफाई जो मिक्सिंग है उसके तरीक़ेकार को मॉडिफाई करें। थर्ड है एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। अगर पानी जो है ऑयल में मिक्स नहीं हो सकता तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर लेंगे। सस्पेंडिंग एजेंट जो है वो ज़रूरी है मिक्स करना। ऐड द एड्जॉर्बेंट, अगर लिक्विफेक्शन हो जाती है, एक पाउडर में आपने
वाटर मिक्स किया और उसमें चांसेस है कि लिक्विफेक्शन हो जाएगी, वाटर जो है वो निकल जाएगा, तो आपने क्या करना है, एड्सॉर्बेंट का इस्तेमाल करना है। एड्सॉर्बेंट क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसको रिलीज होने नहीं देगा, वाटर मॉलिक्यूल को लीक होने नहीं देगा, वो उससे लिक्विफेक्शन नहीं होगी। रिमूव द ट्रबलिज्म इंग्रेडिएंट्स, जो इंग्रेडिएंट ट्रबलिज्म होते हैं, सपोज करें आप एक डोसेज फॉर्म तैयार करने जा रहे हैं, उसमें आपकी जो ड्रग टैबलेट तैयार हो रही है, जब टैबलेट तैयार करते हैं तो आपकी जो कैविटी होती है जिसमें पाउडर फिल हो रहा है, अगर ऐसा कोई उसमें इंग्रेडिएंट ऐड है जो कि उसकी प्रॉपर उसकी जब वो डाई कैविटी में जाती है टैबलेट, ये डाई कैविटी इस शेप की है ना, टैबलेट मटेरियल या पाउडर यहाँ पे आया, फिक्स हुआ और फिर ऊपर से पंचिंग होने के बाद टैबलेट यहाँ पे रिलीज़ हो गई है। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो कि यहाँ पे उसको रिलीज़ होने के लिए टैबलेट को यहाँ से इस कैविटी से रिलीज़ आउट नहीं होने देगा, तो ट्रबलिज्म जो मटेरियल है उसे हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। कि आपको ये लगता है कि अगर पाउडर जो है ना, टैबलेट की प्रिपरेशन एक टैबलेट की तैयार कर रहे हैं, ये पाउडर है, ये हमने यहाँ पे इस कैविटी से रिलीज आउट नहीं होने देगी या स्टिकिंग हो जाएगी, या वो मटेरियल आपस में ये यूँ प्रेस हुई टैबलेट और फिर रिलीज़ हो जाती हैं, तो वो डाई कैविटी से भाई वो चिपक जाएगी, या ऐसा मटेरियल वो रिलीज आउट नहीं होने देगी, तो हमने उस मटेरियल को क्या करना है, इंग्रेडिएंट को निकाल देना है। या ऐसा मटेरियल है, सपोज करें आप सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा थिक सोल्यूशन नहीं तैयार करना है, आपको उसकी लोकल एप्लीकेशन करनी है, थिक तैयार इस तरह नहीं करना, आपने इस तरह से लगाना है कि वो स्मूथ फिनिशिंग के साथ लग जाए, तो आप उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि क्या करें, उसको रिटेन रख सके आपके स्किन पे, ना कि वो आपने लगाया और फ़ौरन से वो रिमूव हो गया। जैसे ऑइंटमेंट्स हैं, ऑइंटमेंट्स को हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा रिटेन रहे, तो उसमें कौन सा फेज़ ऐड करते हैं, उसमें हम वैसलीन वगैरह पेट्रोलियम जेली की मिकदार ज़्यादा ऐड करते हैं, उसमें आपकी जो ये पेट्रोलियम जेली वगैरह वो ज़्यादा ऐड होती है ताकि वो आपकी स्किन पे लॉन्ग टर्म रिटेन रह सके। तो जो ट्रबलिज्म इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसे आपने रिमूव आउट कर देना है। इट डिपेंड्स विच डोजेज फॉर्म यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, कौन से डोजेज फॉर्म तैयार करने जा रहे हैं और वो किस तरह से इस्तेमाल में आनी है। चेंज द डोजेज फॉर्म, जैसे आप बिटर टेस्ट है, किसी सिरप है, आप सिरप लेते हैं तो उसमें आप क्या ऐड करते हैं, शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है ताकि उसका जो बिटर टेस्ट है उसको क्या कर सके, हाइड कर सके। चेंज द डोजेज फॉर्म, अगर एक ड्रग बहुत ज़्यादा है, ऐसी है कि वो आपकी पैलेटेबल नहीं है, वो फिज़िकल इनकम्पैटिबल है, वो पैलेटेबल इस तरह से कि आप अगर उसको लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको कड़वी लगेगी, तो उसको आप हो सकता है क्या कर दें, शुगर कोटिंग कर दें, तो उससे जो है आपको उसका बिटर टेस्ट नहीं महसूस होगा। ये क्या कहलाता है, चेंज द डोजेज फॉर्म, कि आपने शुगर कोटेड टैबलेट से क्या बना दिया, शुगर कोटेड टैबलेट बना दी। अब दूसरी है आपके पास फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी में chemical incompatibility. Chemical incompatibility is result due to the interaction between the ingredient of a prescription and the harmful or even dangerous product may be formed. ये किसके रिजल्ट में होते हैं, हाइड्रोलिसिस। It is the addition of water, aspirin, acetyl salicylic acid upon the hydrolysis converted into salicylic acid and the acetic acid. हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि अगर उसमें वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन हो जाती है, तो वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होने के बाद जो फर्दर उसके प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होंगे वो क्या होंगे, जो डिज़ायर्ड है वो नहीं होंगे, अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। जैसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है, एस्प्रीन जो है, वो किसके लिए, क्लॉटिंग डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होती है, खून को गाढ़ा होने से बचाती है, पतला करने के इस्तेमाल होती है, तो उसके नतीजे में हाइड्रोलिसिस होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सैलिसिलिक एसिड एंड द एसिटिक एसिड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, शुगर्स आर ऑक्सीडाइज बाय द कॉपर एंड द सिल्वर इन अल्कलाइन पीएच। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मौजूद होंगे, जैसे कॉपर हो गया और सिल्वर हो गया इन अल्कलाइन पीएच में, तो वो क्या कर सकते हैं, शुगर को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ऑयल्स एंड द फैट्स आर ऑक्सीडाइज बाय द लाइट टू बिकम रेंसिड। ऑयल जब लाइट अगर उनसे लाइट का बहुत ज़्यादा लाइट हो तो उसमें वो क्या होते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। रेंसिड का मतलब क्या है कि वो अपनी जो एफिकेसी है वो खो देते हैं, उनकी अपनी जो असलियत होती है वो खो देते हैं।
All organic compounds are oxidized by the oxidizing agent. Suppose ferric is an oxidizing agent. जो organic compounds होते हैं वो oxidize हो जाते हैं by the oxidizing agent. Ferric is an example of an oxidizing agent. Silver compounds are reduced to the metallic silver by the light and reducing agent. जो सिल्वर होता है, जो सिल्वर कंपाउंड्स होते हैं वो भी रिड्यूसिंग एजेंट के उससे रिड्यूस हो जाते हैं, किसमें? मेटालिक सिल्वर में. Acid base reaction. These may be indicated by the evolution of the gas. Carbonate reacts with the acid and release the carbon dioxide. जो कार्बोनेट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ, और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. चेंज इन कलर. रिएक्शन कॉजेज चेंज इन कलर इंडिकेटिंग द चेंज. अगर आप कोई भी केमिकल है उसमें कलर में चेंज आता है तो इट्स मीन्स कि उसकी पीएच भी तब्दील हो गई है. एक ड्रग सोल्यूशन है वो क्या है? येलो, वो वाइट होना चाहिए, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि वो येलोश वाइट हो गया है, तो इट्स मीन के उसमें पीएच में चेंज है उसकी, और वो अब आपका इस्तेमाल के काबिल नहीं है, वो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है. प्रेसिपिटेशन. एक आपका जो ड्रग सोल्यूशन है उसे क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई पार्टिकल या प्रेसिपिटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रेसिपिटेशन हो जाती है इन केस किसी भी वो एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, और वो जो है ना टर्बिड जो है मिल्की लाइक सॉल्यूशन बन जाता है, तो वो अपनी जो स्टेबिलिटी है वो खो चुका है, वो कंपाउंड या वो ड्रग अपनी स्टेबिलिटी खो देता है, और वो सॉल्यूशन क्लियर ही होना चाहिए. इसलिए जो भी ड्रग सॉल्यूशन आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप देखें कि वो जो है ना एक्चुअल वो दिखने में ऐसा है ये क्लियर सॉल्यूशन है, लेकिन अगर वो क्लियर नहीं है, वो टर्बिड सॉल्यूशन है, वो मिल्की लाइक सॉल्यूशन बन गया है, तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है. इट शुड बी डिस्कार्डेड इमीडिएटली. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. In this reaction, ion of one compound reacts with the ion of other compounds. Correction क्या है इसकी? Chemical incompatibility की. Number 1, complete the reaction before packaging. उसको completely जो रिएक्शन हम कर रहे हैं या देख रहे हैं उसे आप पैकेजिंग से पहले देख लें कि आया इसका कलर चेंज तो नहीं हुआ, आया इसमें जो है ना कोई इनकम्पैटिबिलिटी मिक्स तो नहीं हुई है, तो उसको आप पैकिंग से पहले जो है कंप्लीट देख लें, चेक कर लें उसकी फिजिकल अपीयरेंस, ये सब. प्रोटेक्ट फ्रॉम एयर, लाइट एंड द मॉइस्चर. सम ड्रग्स जो है ना एब्जॉर्ब कर सकती है मॉइस्चर को, जैसे एफरवेसेंट टैबलेट्स जो है वो फ़ौरन से क्या कर सकती हैं? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती हैं और वो ब्रिटल हो जाती हैं. कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जैसे विटामिन सी है, वो भी क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है मॉइस्चर, वेरी लाइट सेंसिटिव होती हैं. विटामिन सी इज़ वो एवापोरेट हो जाता है उसकी मौजूदगी में अगर उसको ओपन रखा जाए. डेसिकेंट्स, कुछ जो है ना डेसिकेंट्स ऐड किए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो CAC 1000 की टैबलेट आप यूज़ करते हैं उसमें एक बैग ऐड होता है, कपड़ा नुमा एक बैग होता है छोटा सा, उसे क्या कहते हैं? डेसिकेंट्स होते हैं. बेसिकली वो क्या करते हैं? इन केस अगर कंटेनर की या वैसे ही एनवायरनमेंट से कोई मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया है तो वो क्या करते हैं? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने की वजह से वो जो टैबलेट है, जो मेडिसिन है, उसमें क्या हो सकती है? केमिकल चेंज आ सकता है. इसी तरह से विटामिन सी की टैबलेट होंगी उसमें भी डेसिकेंट ऐड होता है, तो डेसिकेंट उसे कहते हैं, ये क्या करता है? एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है. इस तरह से आपकी ड्रग जो है वो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी से बच जाती है. एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, बफरिंग एजेंट एंड द चिलेटिंग एजेंट. एंटीऑक्सीडेंट क्यों ऐड कर रहे हैं? ताकि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऐड ऑन ना हो. नंबर 2, बफरिंग एजेंट. बफरिंग एजेंट जो होते हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? जो सॉल्यूशंस होते हैं आपके IV फ्लूइड्स होते हैं उसमें बफरिंग एजेंट ऐड होता है. वो क्या करते हैं? इसको pH चेंज होने से रोकते हैं. इसकी जो pH है, इसकी जो स्टेबिलिटी है उसमें बड़ा अहम रोल अदा करते हैं. चिलेटिंग एजेंट. चिलेटिंग एजेंट उस वक्त ऐड किए जाते हैं जब ये चांसेस होते हैं कि वो आपके जो ड्रग है या कोई केमिकल है वो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिलके जो है चिलेट फॉर्मेशन बना लेगी. एक चिलेट क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से अटैच होकर बना लेता है और वो फिर एक चिलेट फॉर्म हो जाता है. वो चिलेट जो है रिमेन्स अनडिजॉल्व और इनसोल्यूबल. वो ना सोल्यूबल होता है, ना वो अनडिजॉल्व होता है, ना ही उसकी कोई थेरेप्यूटिक एफिकेसी रहती है. तो वो डिज़ोल्व नहीं होता, वो कोई थेरेप्यूटिक एफिकेसी नहीं देता. तो इसलिए चिलेटिंग एजेंट एंटीजेंट वो ऐड किए जाते हैं ताकि वो उसका चिलेट ना बना सके.
अब आ जाए दूसरा, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। When the effect produced by one or the more drug is different in nature and intensity from the intended by the prescriber, जब कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल आप महसूस करें, एक ड्रग ली गई है, दो ड्रग ली गई हैं, उसका रिस्पॉन्स जो है वो या इंटेंसिटी में या नेचर में चेंज होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, थेरेप्यूटिक इंटेग्रेट। जैसे कि इट इज़ ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओवर डोजेज एंड अंडर डोजेज ऑफ अ ड्रग। इम्प्रॉपर डोज, इम्प्रॉपर डोज आप किसे कहते हैं? अगर एक पेशेंट को एक दिन में कहा गया है कि वो पैनाडोल जो है कितने 4 ग्राम एक दिन में ले सकता है, एक एडल्ट पेशेंट सपोज करें पैनाडोल जो है वो एक दिन में कितनी प्रिस्क्राइब की गई है कि वो 4 ग्राम पैनाडोल ले सकता है। 4 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 4000 मिलीग्राम। 4000 मिलीग्राम का मतलब क्या हुआ? 2 टैबलेट्स एवरी 6 आवरली, ऐसा ही है। 1000 मिलीग्राम हो गया। अगर इस मिकदार से ज़्यादा ली जाए तो ये क्या हो जाएगी? ओवरडोज हो जाएगी। ओवरडोज जब हो जाएगी तो उससे जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नुकसानात हैं, वो क्या होना शुरू हो जाएंगे? डोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे, वो ओवर होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि एंटीसिड जो है ना, एक वक्त में एक ही टैबलेट लेने को कहा गया है और उसको ज़्यादा ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? सपोज करें आपको ब्लड प्रेशर लो करने वाली मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर लोअर करना है, कोई ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवा है या शुगर कम करने वाली दवा है, उसको जितना कहा गया है अगर उससे ज़्यादा मिकदार में ली गई तो फिर क्या होगा? हो सकता है एक्सेसिव जो है ना आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए। या शुगर की मेडिसिन है, शुगर की मेडिसिन जो है ना इतनी ली गई कि आपके बॉडी को नॉर्मल जो एक्टिविटी है आपकी कैरी ऑन करने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज की ज़रूरत है, शुगर की ज़रूरत है। लेकिन अगर एक नॉर्मल मिकदार से जो प्रिस्क्राइब डोज है उससे हमने बहुत ज़्यादा कम वो कर दी है तो उसका मतलब ये है कि वो एक्सेसिव जो है आपकी लो शुगर कर देगी। तो इम्प्रॉपर डोज वो होती है जो कि प्रिस्क्राइब डोज से या तो ज़्यादा ले ली जाए या प्रिस्क्राइब डोज से कम ले ली जाए। सपोज करें ब्लड प्रेशर को कम करना है, आपको एक टैबलेट कही गई है लेकिन आपने ली आधी टैबलेट है, आपको 10 मिलीग्राम की चाहिए थी, एडल्ट पेशेंट है, बड़ा मरीज़ है, 10 मिलीग्राम कही थी लेकिन वो ले रहा है अगर 5 मिलीग्राम, तो वो क्या होगी? उसके लिए डोज अंडर डोज हो जाएगी, इसे कहते हैं अंडर डोज। इसी तरह से ऑगमेंटिन जो है, हम सपोज करें कि 1 ग्राम जो है ना एक मरीज़ को लेनी है, एडल्ट पेशेंट है, उसका वेट है अराउंड 70 kg, तो उसको 1 ग्राम जो है ना नॉर्मल ऑगमेंटिन की डोज है 1 ग्राम BD और मरीज़ ले रहा है 375 मिलीग्राम BD, तो ये क्या हो जाएगी? 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब क्या है? 1000 मिलीग्राम और वो ले रहा है 375 मिलीग्राम, तो ये डोज क्या हो गई? ये तो बच्चों की डोज है, तो ये किसकी डोज है? एडल्ट डोज है। तो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी तब आती है जब आप इम्प्रॉपर डोज लेते हैं, या तो अंडर डोज ले रहे हैं या फिर ओवर डोज। अंडर डोज लेंगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन ही क्योर नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि जी हमने जो है ना ये दवा इस्तेमाल भी की है लेकिन हमें इससे कोई अफाका नहीं हुआ, ये दवा हमने इस्तेमाल की लेकिन हमारा इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट नहीं हुआ, इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ, खांसी अभी भी वैसे ही है, चेस्ट इन्फेक्शन अभी भी वैसे ही है, स्किन पे जो ज़ख़म है वो वैसे ही है, वो ठीक नहीं हुआ है। तो जो डोज होती है, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट जब प्रिस्क्राइबर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है और आप उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप लोगों का भी बड़ा रोल है। एज अ डिस्पेंसर आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी जो प्रॉपर डोज है उसे आप इंश्योर करें कि किस डोज, और आपको ये कब आप इंश्योर करेंगे? जब आपको खुद मालूम होगा कि इसकी डोज कितनी लेनी है और आपने गाइड करना है पेशेंट को। तो ओवरडोज एंड ओवरडोज में रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेसिव सिंगल डोज। एक सिंगल डोज में आपको ऑगमेंटिन 1 ग्राम लेनी थी, ओवरडोज कब होगी? जब आप ऑगमेंटिन 2 ग्राम ले लेंगे कि मुझे हो सकता है इससे जल्दी आराम आ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। उसकी हो सकता है उसके जो नुकसानात साइड इफ़ेक्ट में ओवरडोज की वजह से साइड इफ़ेक्ट वो फिर क्या हो जाएगा? आपके दूसरे अज़ा को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है वो चीज़। तो इसलिए एक्सेसिव डोज क्या होगी? ऑगमेंटिन 1 ग्राम है, पैनाडोल 4 ग्राम है, लेकिन मरीज़ जो है ना उसको हर 2-2 घंटे बाद जो है ना
1 ग्राम ले रहा है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी एक्सेसिव डोज होगी। फिर एक्सेसिव डोज की वजह से आपका GIT, आपके अदर ऑर्गन्स वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। मेडिसिन इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल दैट इज़ यूज्ड इन द रिकमेंडेड डोजेज। उससे एक्सीडेड या उससे बिलो डोज में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक्सेसिव डेली डोज, 4 ग्राम इज़ द डेली डोज। एक्सेसिव सिंगल डोज, ये सिंगल डोज थी कि आपने ऑगमेंटिन 1 ग्राम जो है एक वक्त में 12 घंटे के वक्फे के दौरान आपने ऑगमेंटिन 1 ग्राम इस्तेमाल करनी है। 12 घंटे के बाद आप दूसरी 1 ग्राम ऑगमेंटिन ले सकते हैं। तो ये क्या हो गई, एक्सेसिव सिंगल डोज। और एक्सेसिव डेली डोज आपको रिकमेंडेड है 4 ग्राम डेली आप पैराडोल ले सकते हैं, लेकिन आप 4 घंटे के बाद 2 टैबलेट ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, एक्सेसिव डेली डोज हो जाएगी। सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन हो सकता है। सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन कि एक ड्रग जो आप ले रहे हैं हो सकता है दूसरी ड्रग जो है वो क्या कर रही थी, उसके एक्शन को इन्हांस कर रही थी। ये कहलाता है सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन। तो फिर आपको क्या ज़रूरत होती है, जब आप ये देख लेते हैं कि हम जो दवा दे रहे हैं सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन में एक दवा दूसरे दवा के असर को बढ़ा रही थी, तो उसमें हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, डोज रिडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो सम टाइम उसमें भी एक्सेसिव हो जाती है। दूसरा है अंडरडोज मे बी ड्यू टू द एंटागोनिस्टिक कॉम्बिनेशन। हो सकता है एंटागोनिस्टिक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को क्या कर रही थी, रिड्यूस कर रही थी। वहाँ पे सिनर्जिस्टिक में क्या कर रही थी, वो इफेक्ट इन्हांस कर रही थी। तो वो उसके मतलब इन्हांस करने की वजह से क्या हुआ, आपकी जो डोज मौजूद थी वो एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद थी। लेकिन एंटागोनिस्टिक में हो सकता है 2 ड्रग आपस में दी गई हैं और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर रही थी। इसका मतलब ये है कि जो डेली ली गई डोज है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अब ज़्यादा डोज लेने की ज़रूरत है। और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एरर्स, या हो सकता है अंडर डोज, वो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एरर की वजह से आपको लिखा हुआ हो कि 1000 मिलीग्राम है और आप उसे पढ़ लें 100 मिलीग्राम सपोज करें, या फिर जो है ना 5 मिलीग्राम की ये स्ट्रेंथ है, 5 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम, प्रिस्क्राइबर ने लिखा 2+2 और आपने जो है ना कंसीडर कर लिया कि 5 मिलीग्राम की 2/2 आप उसको दे दें। 2 स्ट्रेंथ है ना, एक 5 मिलीग्राम की है, एक 2 मिलीग्राम की है, ठीक है जी। आप उसे रीड कैसे कर रहे हैं, तो ये भी प्रिस्क्रिप्शन एरर तो यही होती है ना कि आपने उसको रीड आउट कैसे किया। HS लिखा, वो HS था तो आपने जो है ना उसको हो सकता है BD ले लिया हो, HS का रात सोते हुए लेनी है लेकिन आपने उसे सुबह शाम ले लिया। प्रिस्क्राइबिंग ये होती है। इनकरेक्ट डोज, इनकरेक्ट ड्रग, ट्रेडमार्क एरर, इट मे बी ड्यू टू प्रोडक्ट विद अ वेरी सिमिलर। इनकरेक्ट ड्रग अब कब होती है, थेरेपेटिक जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो इस वजह से भी होती है कि आपने जो नाम पढ़ा है मेडिसिन का वो क्या पढ़ा है, गलत पढ़ लिया है। जैसे एक जैसे नाम होते हैं, मैं आपको एक जैसे नाम की एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक जैसे नाम है वो सुनने में जो है ना आपको एक जैसे लग रहे हैं। कौन से, इम्यूरॉन और उसका किस इस तरह की कोई ड्रग। एक इम्यूरॉन है वो आपकी इम्यूनोसुप्रेसेंट है, और अगर उसे से मिलती जुलती कोई ड्रग है इमोरान, वो हो सकता है आपको कोई सप्लीमेंट हो तो उससे आपने मिक्स कर दिया। एक इम्यूनोसुप्रेसेंट थी और एक जो है ना वो मल्टीविटामिन थी, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको जो सेम ड्रग के नाम होते हैं आपस में मिलते जुलते वो भी देखने हैं। इससे तो पेशेंट की जान भी जा सकती है अगर गलत दवा आपने दे दी है। एरर इन प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग मे बी ड्यू टू द डिफ़िकल्ट हैंड राइटिंग। ठीक है, डिफ़िकल्ट हैंड राइटिंग होती है, यू कैन गेट वेरीफाई फ्रॉम द प्रिस्क्राइबर। द बेस्ट सोल्यूशन इज़ टू प्रिवेंट द इनकरेक्ट ड्रग डिस्पेंसिंग, कि आप प्रिस्क्राइबर से दोबारा से रुजू कर लें। आप प्रिस्क्राइबर के पास चले जाएं कि हमें जो है ये वाली मेडिसिन है, इसका नाम समझ नहीं आया तो ये क्या है, इस तरह से
Wrong dosage form. Toxic external preparation is prescribed internally. Skin preparation are prescribed for the eye. जैसे कि टॉक्सिक रॉन्ग डोजेज फॉर्म, आपको एक प्रिपरेशन जो है ना वो स्किन पे लगाने के लिए दी गई थी। ये ड्रॉप्स हैं, आपने स्किन पे वोंड के लिए इस्तेमाल होने हैं या नेल्स के लिए इस्तेमाल करने हैं, लेकिन आप उसे किस लिए इस्तेमाल कर लें, आई के लिए इस्तेमाल कर बैठें, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट डोजेज फॉर्म। आपको एक दवा जो है ना उन्होंने एक्सटर्नल यूज़ के लिए दी है, लेकिन आप उसे इंटरनली यूज़ कर लेते हैं, तो इट विल बी टू टॉक्सिक और पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा वो डेंजरस टाइप ऑफ एरर हो जाएगी। कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग, प्रिस्क्रिप्शन कॉल फॉर ड्रग विच पेशेंट, हो सकता है पेनिसिलिन से कुछ पेशेंट बड़े एलर्जिक होते हैं। पेनिसिलिन जो है बास पेशेंट इससे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस वो हो जाते हैं, इससे हाइपर सेंसिटिव होते हैं। अगर फिर उस पेशेंट को पेनिसिलिन ही प्रिस्क्राइब की जाए तो वो क्या हो जाएगा, एनाफाइलेक्टिक शॉक में चला जाएगा। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट, स्किन रैश, उसको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, स्किन रिएक्शन हो जाएगा, पूरी जो स्किन है पूरी बॉडी है उस पर रेड पैचेस अपीयर होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो पेशेंट अगर एलर्जिक है एक पेशेंट, तो उसे हो सकता है, एक पेशेंट जो है ना अस्थमा का है, एक दवा अस्थमा के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन वो पेशेंट किसका है, हाइपरटेंशन का है। अब अस्थमा के लिए उसे ऐसी दवा दी जा रही है जिससे क्या होगा, उसकी ब्रीथिंग नॉर्मलाइज हो जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम वो ड्रग जो है किस लिए इस्तेमाल होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किसमें, हाइपरटेंसिव पेशेंट में, ब्लड प्रेशर के पेशेंट में वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। लेकिन वही सेम पेशेंट उसे अस्थमा के लिए इस्तेमाल करेगा तो उसका मतलब भी क्या है, उसके लिए हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए वो ड्रग इनकम्पैटिबल होगी, वो उसे नहीं दी जाए, फिर दूसरी चॉइस पे जाना चाहिए। तो ये कहलाती है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग। एक पेशेंट है जिगर ख़राब है, पैनाडोल है, सपोज करें पैनाडोल है, ये क्या करती है, लीवर डिसफंक्शनिंग, लीवर एंजाइम्स को क्या करती है, इंक्रीज, इससे लीवर एंजाइम्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। पैनाडोल अगर ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो क्या होता है, लीवर एंजाइम, जो पेशेंट लीवर सिरोसिस के साथ होगा, जिसे लीवर की बीमारी होगी, जिगर की बीमारी होगी, लीवर जिगर की बीमारी होगी, उसमें क्या होगा, पैनाडोल 4 ग्राम एक दिन में नहीं दी जाती, उसकी जो मैक्सिमम डोज है फिर कितनी हो जाएगी, सिर्फ 2 ग्राम। तो जो जिगर का, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, लीवर एंजाइम्स को ये डिस्टर्ब करती है। जब लीवर एंजाइम ऑलरेडी उस पेशेंट के लीवर सिरोसिस के साथ है, एंजाइम उसके डिस्टर्ब हैं, लीवर उसका डैमेज है, आप दोबारा से ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल, या फिर ऐसी मेडिसिन जैसे एस्प्रिन है, वो क्या करती है, पेशेंट है अल्सर का, अगर एस्प्रिन या स्कार्ड वगैरह होती हैं वो कोटेड ना हो तो वो क्या कर सकती हैं, जीआईटी ब्लीडिंग कॉज कर सकती हैं। एक मरीज़ अल्सर का है, आप पेन किलर ले रहे हैं, वो अल्सर का मरीज़ है, तो उस पेन किलर की वजह से मरीज़ को जीआईटी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसी मेडिसिन जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो उसके लिए स्पेशल प्रिकॉशन ली जाए। करेक्शन क्या होगी, रिव्यू द प्रिस्क्रिप्शन फॉर द पॉसिबल एरर। सबसे पहले आपने प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करना है कि जो पॉसिबल उसमें एरर्स हैं उसको ओमिट किया जा सके। नंबर 2, एजुकेट पेशेंट बिफोर अबाउट प्रॉपर यूज़ ऑफ ड्रग। पेशेंट को एजुकेट करना है प्रॉपर यूज़ ऑफ ड्रग के बारे में। उसमें क्या होगा, टाइम, फ्रिक्वेंसी एंड द डोज। व्हाट इज़ द टाइम, टाइम का मतलब क्या है कि आपने कितने दिन के लिए लेनी है, टाइम का मतलब क्या है, कितने टाइम के लिए लेनी है, 1 दिन के लिए लेनी है, वंस यूज़ के लिए लेनी है, 2 दिन के लिए लेनी है, 3 दिन के लिए, इस टाइम या ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी इसे कहते हैं ड्यूरेशन। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, सुबह लेनी है, दोपहर को लेनी है, रात में लेनी है, या फिर आया सिर्फ सुबह लेनी है, सुबह शाम लेनी है, या फिर 2 दिन बाद लेनी है। ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी, कितनी दफ़ा आपने 1 दिन में डोज लेनी है। तीसरा हो गया डोज, डोज कितनी लेनी है, 375 मिलीग्राम ऑगमेंटिन लेनी है या 1 ग्राम ऑगमेंटिन लेनी है, ये हो गई उसकी डोज हो गई। तो ये था हमारा ऑल अबाउट इनकम्पैटिबिलिटीज़।